आज हम लोग मेथड के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली पूरी पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में दो मेथड काम करते हैं आर्क इंटरप्शन पे। एक कहलाता है हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड और एक कहलाता है लो रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस मेथड को हम लोग करंट जीरो इंटरप्शन मेथड भी कहते हैं। तो कई कई बुक्स में आपको करंट जीरो देखने को मिलेगा, कई कई जगहों पर लो रेजिस्टेंस मेथड के बारे में बात की गई होगी। ठीक है, तो ये दो मेथड जो होते हैं इसको बहुत डिटेल में हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है, हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारी कांटेक्ट के बीच में आर्किंग हो रही है उस आर्क को हम लोग हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, यानी कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। वहीं पर लो रेजिस्टेंस मेथड के अंदर जो आर्किंग हो रही है उसका रेजिस्टेंस के साथ हम लोग कोई छुआछेड़ नहीं करेंगे, उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे करंट जीरो के पॉइंट पे होने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एसी साइकिल में जब भी हम लोग एसी की बात करते हैं तो नेचुरली करंट जीरो के पॉइंट आते रहते हैं, समझ में आ रही है। और ये जो करंट जीरो के पॉइंट होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, वहां पर एकदम से आर्क रुक जाती है। अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पे आर्क इंटरप्ट हुई है ड्यू टू द करंट जीरो इंटरप्शन, उस पॉइंट पे हम लोग दोबारा इतनी ज़्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई कर दें कि वहाँ से दोबारा आर्किंग डेवलप ना हो पाए। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में पूरे लेक्चर में बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस मेथड की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि भैया अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट की रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा दो कि करंट की वैल्यू, जो आर्क रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ताकि जो आर्किंग करंट है वो इतना कम हो जाए, इतना इनसफिशिएंट हो जाए कि आर्क मेंटेन ही ना हो पाए। देखो हमें दो सर्किट ब्रेकर जो हमारे ओपन है उनके बीच में आर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि सफिशिएंट अमाउंट का करंट रहना चाहिए। अगर हमारा सफिशिएंट अमाउंट का करंट नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, आर्क जो है हमारी वो क्या होगी, इंटरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई आर्क का जो रेजिस्टेंस है उसको इतना बढ़ा दो कि आर्किंग करंट ही काफ़ी हद तक डिमिनिश हो जाए, क्या, ताकि आर्क हमारी जो है वो सस्टेन ही ना रह सके। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड जो होता है ये आर्किंग के समय में काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब एट द टाइम ऑफ आर्क, जब आर्किंग हो रही है उसी समय हम लोग उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे करंट जीरो मेथड के अंदर हम लोग वेट करेंगे कि नेचुरली हमारा, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर करंट जीरो होता है, तो नेचुरली करंट जीरो हो रहा है वहाँ, उसका हम इंतजार करते हैं। लेकिन आर्क इंटरप्शन मेथड, रेजिस्टेंस मेथड के अंदर, हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर आर्किंग के दौरान ही हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए चार मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कूलिंग। ये मैंने बर्फ़ के क्रिस्टल बना दिए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि जहाँ आर्किंग हो रही होती है वहाँ बर्फ़ डालते हैं, जस्ट फॉर द सिंबल। तो कूलिंग करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। अब ये कूलिंग करने के लिए आप फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हो, फोर्स्ड कूलिंग कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो एक तो वहाँ पे कूलिंग करी जाएगी। ये आपको याद होगा कुछ हद तक ये हमने इस्तेमाल करा था जो एनर्जी बैलेंस थ्योरी, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ था कि भैया हमें कूलिंग करनी है। कूलिंग करने के लिए हम एयर का फ्लो, मतलब एयर का ब्लास्ट कर सकते हैं, कैसे भी करके उस एरिया को कूल डाउन करना है। दूसरा था लेंथनिंग, दूसरा मेथड होता है लेंथनिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आर्क की लेंथ को बढ़ाते चले जाते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने देखा होगा, इसीलिए आर्क के जो वो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। तो शुरुआत में ये क्लोज होते हैं तो बहुत तगड़ी आर्किंग हो रही होती है, हम मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, जब तक कि आर्क की लेंथ बढ़ती जाए और इतनी बढ़ जाए कि रेजिस्टेंस जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि आर्क हमारी सस्टेन ही ना कर पाए। तीसरा है कंस्ट्रेनिंग। कंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है सिकोड़ना, मतलब एक जगह पर कंसंट्रेट करना। तो कंस्ट्रेनिंग के अंदर हम पूरा जो हमारा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है वो पूरा कांटेक्ट ना यूज़ करके, पूरा सरफेस एरिया ना देके, हम जो आर्किंग हो रही है उसको छोटे से एरिया पे कंसंट्रेट कर देते हैं। बात करेंगे इसके बारे में भी। एंड फोर्थ मैटर इज द स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि भैया सिंगल आर्क ना रख के वहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्क को मल्टीपल आर्क्स में तोड़ देते हैं। इस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये कंडक्टर्स का, कंडक्टिंग प्लेट्स का बीच में डाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आर्क स्प्लिटर कहते हैं, आर्क स्प्लिटर। ठीक है, समझ में आ रही बात है। एंड या फिर इसको आर्क शूट भी कहते हैं। ठीक है, आर्क शूट के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये पेपर में काफ़ी बार आता है। तो आर्क शूट्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले कूलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कूलिंग का सिंपल सा सिद्धांत है कि आर्किंग अगर हो रही है तो उस आर्क को कूल डाउन करो। तो बाई कूलिंग द एनर्जी टू आयोनाइज। अब देखो एक बार अगर कूल करोगे, कूलिंग से क्या फ़ायदा होगा कि जो एनर्जी है जिससे आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिससे आयंस जनरेट हो रहे हैं, जिससे आर्किंग सस्टेन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार एनर्जी को कूल डाउन कर दोगे तो आर्क जो आयोनाइज करने वाली एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। एक बार वो कम हो गई तो क्या होगा, कूलिंग, अगर आयंस नहीं होंगे एयर गैप के बीच में
तो उससे क्या होगा, कंडक्टिंग पाथ जो है, कंडक्टेंस जो है पाथ का वो डाउन हो जाएगा। कंडक्टेंस डाउन होने का सिंपल सा मतलब है रेजिस्टेंस पाथ का इंक्रीज हो जाएगा। देखो एक बात समझो, ये आर्किंग हो क्यों रही है, ये आर्किंग हो रही है, मैंने आपको पुराने लेक्चर में भी जब थ्योरीज बताई थी, आर्किंग होने की मुख्य वजह है कि यहाँ पर बीच में हमारे पास आयंस मौजूद हैं। अब ये आयंस जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, तो ये आयंस जनरेट हो रहे हैं सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, और बिकॉज ऑफ द हाई हीटिंग, मतलब जो हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी वजह से ज़्यादा आयंस क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम लोग एनर्जी को कूल डाउन कर दें तो नंबर ऑफ आयंस जनरेशन रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, और ऐसे केस में अगर आयंस कम जनरेट होंगे तो इस पाथ की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो भी रिड्यूस होगी। कंडक्टिविटी रिड्यूस होने का सिंपल सा मतलब है कि आर्किंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो ये पूरा सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग ऑब्टेन करी जाती है बाई गैस ब्लास्ट, तो गैस का ब्लास्ट करके हम लोग इस कूलिंग के प्रोसेस को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड, जैसे मैंने आपको बताया, लेंथनिंग का मेथड होता है, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर एक मूविंग कॉन्टैक्ट और एक फिक्स कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस समय हमने सर्किट ब्रेकर को ओपन करा होगा उस समय मूविंग कॉन्टैक्ट बहुत क्लोज होगा, तो बहुत हैवी आर्किंग हो रही होगी। जैसे जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट को हम दूर करते चले जाएंगे वैसे वैसे आर्किंग की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हो जो थर्ड वाला है, यानी कि जब लार्ज गैप को अगर कंपेयर करें स्मॉल गैप से, तो बहुत हद तक हमने आर्किंग की सिविरिटी को कम कर दिया है। और इसके पीछे का सिद्धांत सिंपल सा है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है लेंथ के ऊपर। अगर आर्क की लेंथ बढ़ा दोगे, लेंथ ऑफ द आर्क बढ़ा दोगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क भी बढ़ जाएगा, और फाइनली आर्क जो होगी वो एक्सटिंग्विश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड वन इज द कंस्ट्रेनिंग, ये भी हमारे इस फॉर्मूले पे काम करती है भाई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कि एरिया कितना ऑफर करा जा रहा है आर्क के लिए। तो जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं, वहाँ पर जो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट होते हैं उनमें जो आर्किंग हो रही है, अगर हम पूरा कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे एरिया में आर्किंग होगी। पूरे एरिया में अगर आर्किंग होगी तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया हम ऑफर कर रहे हैं, और एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो ऐसे केस में आर्क बहुत देर तक सस्टेन रह सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि लेटिंग द आर्क टू पास थ्रू अ स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम लोग आर्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि केवल एक छोटे से एरिया में आर्किंग का प्रोसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आप छोटे एरिया में करोगे, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। देन फाइनली लास्ट मेथड है आर्क स्प्लिटिंग। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा सिद्धांत ये है कि आर्क अगर एक सिंगल आर्क है तो उसका एक मान के चलते हैं रेजिस्टेंस है, हमारी सिंगल आर्क है, उसको हम कहते थे आर आर्क। आर्क स्प्लिटिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कंडक्टिंग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आर्किंग शूट भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेई में मैंने देखा एमसीक्यूज काफ़ी हैं, इससे जुड़े हुए एमसीक्यू यूथ पब्लिकेशन में मैंने कवर करवाए हैं, यूथ पब्लिकेशन जो कि अगेन अवेलेबल है किस पे, सुपर प्राइम ग्रुप पर अवेलेबल है, जाके देख लेना। 30 पार्ट्स मैंने कवर कराया है, तो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज मैंने वहाँ पे कवर करवाई है, उसमें सारे क्वेश्चंस ही कवर करें हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम सर्किट ब्रेकर को मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर बढ़ाते हैं, तो आर्किंग होती है। आर्किंग को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे करा जाता है, तो आर्क को स्प्लिट करा जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग सम कंडक्टिंग प्लेट्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 हम लोगों ने यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट्स बीच में डाल रखी हैं। अब ये कंडक्टिंग प्लेट्स का काम क्या होता है, ये दो काम करती हैं, यहाँ पे नीचे समझते हैं। इनका दो काम होता है, एक तो ये आर्क स्प्लिटर, इनको हम पहले आर्क स्प्लिटर कहते हैं, आर्किंग शूट भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि एक तो स्प्लिट आर्क को स्प्लिट करना मल्टीपल स्मॉलर आर्क में और उन्हें सीरीज में अरेंज करना। जैसे ये एक सिंगल आर्क है, ये क्या है, सिंगल आर्क है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये आर्क 1 है, दिस इज आर्क 2, दिस इज आर्क 3 एंड दिस इज आर्क 4। हमने एक आर्क को मल्टीपल आर्क में तोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी, यहाँ से यहाँ तक की तीसरी, यहाँ से यहाँ तक की चौथी। और आप ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि आर्किंग 1 हो रही है, देन आर्किंग 2 हो रही है, देन आर्किंग 3 हो रही है, देन आर्किंग 4 हो रही है। तो 1 2 3 4 ये सारी सारी आर्कें सीरीज में कनेक्टेड हो गई। तो इससे फायदा क्या हुआ, तो देखो एक अगर आर्क है तो उसका रेजिस्टेंस हो गया आर आर्क। अभी जब आर को हमने मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ के सीरीज में जोड़ा तो हर एक आर का रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3 R4। तो अब क्या होगा, हम अभी देखेंगे आगे चल के कि इनसे होता क्या है, इससे फायदा कि जो आर इक्विवेलेंट होता है आर्क स्प्लिट का, यानी कि जब हमने आर को स्प्लिट कर दिया उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा आर का कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3 R4, क्योंकि सीरीज में है तो जुड़ेगा। और ये जो देखा गया है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है ये ग्रेटर आता है देन द सिंगल आर का रेजिस्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जो आर को हमने स्प्लिट करके सीरीज में जोड़ दिया, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा आर का वो बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो ग्रेटर हो जाता है आर्क के जो सिंगल आर्क का रेजिस्टेंस होता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर आर्क मैंने यूज करा है, दिस इज दी सिंगल आर्क रेजिस्टेंस, सिंगल आर्क का रेजिस्टेंस की बात हो रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात,
आर्क स्प्लिटर से रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरी चीज और वजहें क्या क्या रेजिस्टेंस बढ़ने की, एक तो लेंथ बढ़ जाती है आर्क की। आप देख सकते हो अगर सिंगल आर्क होगी तो ये लेंथ है, लेकिन वहीं पर अगर हम स्प्लिटर बना देंगे तो देख सकते हो ये, इससे क्या हुआ है, ओवरऑल लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क बढ़ जाएगा। तीसरी बात, कूलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आर्क छोटे एरिया में रहेगी तो वो कूलिंग उसकी मुश्किल होगी। इस तरीके से जब स्प्लिटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम नीचे से हम इसको कूलिंग भी कर पाते हैं। यहाँ पे हम लोग एयर को भी ऊपर की तरफ पुश करते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कूलिंग भी एनहेंस होती है। कूलिंग एनहेंस होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात है, क्योंकि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, सॉरी कम नहीं बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस की इंक्रीज होता है। तो जब हम कूल करेंगे तो कूल करने से क्या होगा, जो पाथ का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आर्क स्प्लिटर काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया। जब भी हम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये चारों के चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क स्प्लिटर का केवल कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट का कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं, केवल एक तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। नाउ मेरिट की